हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमने अब तक मध्य प्रदेश के उस बैतुल वाले वाक़ये पर कई अलग-अलग लोगों से राय ली है और देश के सामने ये एक बड़ा सवाल है कि जब सिस्टम में बैठे हुए लोग, पुलिस वाले सिर्फ दाढ़ी देख करके किसी के धर्म का अंदाज़ लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कपड़े देख करके पहचानो लोगों को, अब वो दाढ़ी देख करके भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जो देश को सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष जो इसकी देश की रूह है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसको बचाने की बात कहते हैं, उनको इस हालत में उनकी चिंताएं बढ़ी हैं। मैं आज आपको इस कार्यक्रम में जिस मेहमान से मिलवा रहा हूं वो काफी बड़े और पुराने मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। मोहन ढाकोनिया साहब इंदौर से हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति पर बहुत अच्छे से नजर रखते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इससे पहले जनता दल, लोक दल और समाजवादी पार्टी, जो सभी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष पहचान रखती हैं, उन पार्टियों में भी आप काफी एक्टिव मेंबर के तौर पर रह चुके हैं। मोहन ढाकोनिया साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि आपने देश में तब्दीलियां होती हुई देखी हैं और आप एक लंबे समय से धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों में भी रहे हैं और अब आपका प्रदेश, जिसकी पहचान एक अच्छे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, खासतौर पे भोपाल की का जो कल्चर और संस्कृति है, उसकी पहचान बड़ी धर्मनिरपेक्ष रही है। अब क्यों ऐसे हालात हो गए कि पुलिस वाले खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने आपको दाढ़ी देख करके मुसलमान समझ करके पिटाई कर दी। आखिर ये इतने खराब हालात क्यों और कैसे हो गए? आपको ये कैसा लगता है देखते हुए? इस देश की जो तहजीब है वो गंगा जमुना की तहजीब थी। मध्य प्रदेश में भाईचारा लगातार बना रहा, भाईचारे में कोई कमी नहीं रही। सत्ताएं बदली, सत्ताएं आई और मुसलमान का तालमेल मध्य प्रदेश में कभी बिगड़ने का काम नहीं हुआ। लेकिन विगत वर्षों से बीजेपी की जब से मध्य प्रदेश में सत्ता एक तरफा आई, उसके अंतर्गत जो आरएसएस का यहाँ पर कंट्रोल था सत्ता पे, उसके चलते मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस में भी आरएसएस के लोगों की भर्तियां की गई। उसका जो परिणाम है, अब मध्य प्रदेश की बैतूल, जहां पे अल्पसंख्यक पार्लियामेंट मेंबर होता था, उस जगह ये हादसा होना मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक बात। ये राजनेताओं के लिए तथा मध्य प्रदेश सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि उसकी सरकार में कोई सरकारी पुलिस अफसर किसी दाढ़ी वाले को, एक वकील को मारने का काम करे। वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। लेकिन इस मध्य प्रदेश सरकार के कान बेरे हैं, इसकी आंख देखती नहीं है कि जिस आदमी को अभी तक जेल में होना था, उस पुलिस वाले को, वह बड़ा आराम से पुलिस के महकमे में बहादुरी से ये कहानियां कह रहा है। तो मित्रों, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तहजीब को बने रहने दी, मध्य प्रदेश के भाईचारे को कभी टूटने मत दीजिए। जब हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से गरीब मजदूर किलोमीटरों से आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का हमारा मुसलमान भाई उसको सड़क पर जाके चप्पल भेंट करता है, खाना भेंट करता है और उसका स्वागत करता है
कि वो हमारी मध्य प्रदेश की बाउंड्री से अच्छी बातों को लेते हुए उसके घर रवाना हो। इस त्रासदी में भी जो मुसलमान ये सेवा का भाव मध्य प्रदेश में रखता हो, उस जगह इस तरीके की घटना एक निंदनीय और घोर अपराध है। जी जी। तो अभी जो जो सूरत हाल है, इसको ठीक करने के लिए जो सांप्रदायिकता पर यकीन नहीं रखते, जो जो धर्मनिरपेक्षता पर यकीन रखते हैं, वो पॉलिटिकल लोग, वो समाजी कार्यकर्ता, आखिर या जनता ऐसे हालात में क्या करे? आपकी इसमें क्या राय है? अभी इस समय वो काल परिस्थिति है कि जिसका हिंदुस्तान का वजीर आजम जो घर में बैठ के दिल्ली से लॉकडाउन कर देता है, जिसे मजदूर के कने जाना चाहिए, हिंदुस्तान का करोड़ों मजदूर हिंदुस्तान की सड़कों पे इस गरीब हाल में अपने घर को, जिसने 70 साल तक इस तहजीब को, भाईचारे की तहजीब को बनाया, जिसने शहर को बनाया, जिसने देश को बनाया, जिसने प्रदेश को बनाया, उसको अपना घर, उसको अपना दर, अपना सब छोड़ के जाना पड़ा। किलोमीटरों से जा रहा है, हजार हजार किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर। वह इस देश की सरकार ने ना इंसाफी इस देश के साथ कभी किसी के साथ की है तो वो गरीब मजदूर के साथ की है। आज मैं हिंदुस्तान की सुप्रीम अदालत को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने उस मजदूर को देर आए लेकिन दुरुस्त आए उसकी सुनवाई की और कहा कि आपकी केंद्र सरकार आंख मीच के और प्रदेश की सरकार आंख मीच के इन मजदूरों को फटे हाल जीवन जीने के लिए इस सड़क पर इस गर्मी में और इस तरीके से किलोमीटर से अपने घर को छोड़ के वो जा रही है। यह देश के नागरिक के लिए शर्मनाक है कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री घर पे और केंद्र में बैठ के, अपने कार्यालय में बैठ के, अपने घर पे बैठकर इस मजदूर के साथ उसको खड़ा होना था, वह ना करते हुए राजनेताओं ने इस देश की आम गरीब मजमून किसान के साथ अन्याय किया है और अन्याय कर रहे हैं। उन्हें आज भी उस वातावरण घर को छोड़कर उन मजदूरों के बीच जाना चाहिए ताकि हर आदमी को, हर राजनेता को, हर सांसद को और मंत्री को ये पता रहे कि ये ही मजदूर है जिसने तुम्हें तख्त ताज दिया, लेकिन यही मजदूर तुम्हारी सरकार को बर्बाद करने की ताकत भी रखता है। यह बात हमें अच्छी तरह राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि गरीब के साथ खिलवाड़ करने का काम, उस पाप को तुम जो अपनी गठरी बांध के रख रहे हो, उसको ढोने का काम जो तुम कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा को जो सजा मिलने वाली है, वह सजा आपको उस गद्दी से उतार के नीचे जमीन पे पटक देगी जिसने आपको बिठाया था। आपने कहा था, लोगों से ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा, गरीब की, मजदूर की, किसान की, उसकी, अल्पसंख्यक की। कहां गई वो सेवा? जब सेवा का मौका आया तो आप सत्ता में बैठ के उन पूंजीपतियों के परिवार को, वो राजनेता परिवार को, वो अधिकारियों के परिवार को विदेशों से हवाई जहाजों से लाते हो और इस मजबून आदमी के लिए ट्रेनें नहीं चालू करते हो, बसें नहीं चालू करते हो। लॉकडाउन के पहले उनको घर भेजने का काम तुमने क्यों नहीं किया? तुमने ये सबसे बड़ा अपराध किया है मोदी जी। उस अपराध की सजा इस देश की जनता भुगत रही है। आ, मित्रों, जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का जो 70 साल का जो इतिहास था, 70 साल की इस उम्र में
लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को के बंटवारे की टेम की जो याददाश्तें हैं वो नई पीढ़ी भूल गई थी। नई पीढ़ी को ये नहीं मालूम था, वो अपनी गंगा और जमुना की तहजीब को, अपने भाईचारे को, अपने अपने परिवार को समझते थे कि लोगों को समझते हुए हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा इस देश में पैदा हुआ था उसको तोड़ने का काम भी लॉकडाउन के माध्यम से आपने किया। आपने जो पाप दिल्ली में बैठ के किया है, क्या आपको मालूम नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है तबलीगी समाज इदारों, तब आपने उनको हवाई जहाजों से क्यों नहीं हवाई अड्डों पे गिरफ्तार किया? आपने लॉकडाउन किया, कई दिनों तक आप उसको उसको छूट देते रहे। क्यों? आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या गूंगी बेरी थी? दिल्ली में बैठ के आप उस जगहों पे जो है पुलिस भी परमिशन देती है, लोग देते हैं, और वहां पर वो लोग जो है इंटरनेशनल तरीके से आए और ये बीमारी का जो है संक्रामक फैला के हमारे इस देश के गरीब मजलूम को परेशान करने का काम आपने किया है। और उसका फायदा ये उठाना चाहते हो आप, ये देश का नौजवान, इस देश का गरीब, इस देश का ईमानदार आदमी जिसने बड़ी मेहनत से उसकी पूर्वजों ने देश को बनाया है, उसको आप हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हो। जी ढाकोनिया साहब, पिछले दिनों कुछ मीडिया के चैनलों ने कहा कि इस कोविड 19 के दौरान प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं, वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक दूसरी बात भी कही जाती है कि यही जो गरीब मजदूर जो आज सड़क पे चल रहा है, कल जब इसको हिंदुत्व का नशा दिया जाएगा तो यही फिर बीजेपी को वोट देगा। आप कहते हैं कि इसके हाथ में ताकत है, ये सरकार बदल सकता है, तो ये आपको क्या लगता है कि ये आखिर ये धर्म का बल्कि बल्कि सांप्रदायिकता की नफरत का जो नशा है वो इतना क्यों काम कर जाता है कि वापस फिर वोट वहीं डालते हैं ये लोग जो खुद तकलीफ से गुजरते हैं? हमारे पास ऐसी कई रिपोर्टें हैं कि कई कई सौ किलोमीटर चल करके पैदल चलने वाले आदमी से भी अगर पूछा गया कि कैसे हो, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मोदी जी ने हमें बचा लिया, नहीं तो तबलीगी जमात वालों ने बहुत देश का सत्यानाश किया है। तो ये इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद भी ये नशा, मैं इसे नशा इसलिए कह रहा हूं कि पेट खाली हो और फिर उस नशे में आकर के उसी रास्ते पे जाए इंसान, वो कौन सी वजह है? और उसमें जो सेकुलर पार्टियां हैं वो अपनी बात ठीक से क्यों नहीं रख पाती, वो क्या वजह है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, इस देश में आरएसएस जो है उसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आरएसएस वर्षों से एक ही काम करती आई है कि हिंदू मुसलमान का डिवीजन का। यह मौका कुछ मुसलमानों ने, जो तबलीगी जमात के लोग हैं, उन्होंने मोदी जी के हाथ में दे दी। मोदी जी और आरएसएस ने मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में ये बात फैलाई, गली मोहल्ले में ये बात फैलाई कि मुसलमानों ने इस बीमारी को वो हिंदुस्तान में लाने का काम किया है। जबकि हिंदुस्तान की जो बीमारियों का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि अब सारी जगहों पर हिंदू मोहल्लों में, हिंदू इलाकों में यह संक्रामक बीमारी का दौर बढ़ रहा है। तब आरएसएस और बीजेपी को यह सोचना पड़ रहा है कि अब क्या किया जाए। इसलिए ये लॉकडाउन की छूट देने का काम जो है उन्होंने शुरू धीरे धीरे किया है, लेकिन उनको ये मालूम है, होना चाहिए कि गरीब मजदूर तथा इस देश का राजनेता
दूसरी पार्टियों ने सेक्युलरवाद की बात करते हैं, लेकिन इस कट्टरवाद से, कट्टरता से आपको लड़ना पड़ेगा। इस आरएसएस से, इस सरकार से आपको कट्टरता से लड़ना पड़ेगा कि जो चंद मुसलमान के बारे में ये बात की जा रही है कि इन्होंने संक्रामक फैला, अरे लाखों मुसलमान, हजारों मुसलमान सड़क पर इनकी सेवाएं कर रहा है। जो मजदूर गरीब आदमी जो सड़कों पे जा रहा है, उसको अपने घर से जो बना है, जो उसकी हैसियत है, जो उसकी ताकत है, वो उसकी सेवा कर रहा है, तो वो भी बात आएगी। लेकिन राजनेता डरे हुए हैं और वह इस बात को उठाना नहीं चाहते हैं कि आप खाली इस देश के मुसलमानों पे ये तोहमत नहीं लगा सकते, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री ट्रंप नमस्ते कर रहा था अहमदाबाद के अंदर, जब सैकड़ों प्लेनों से विदेशी आए। आज अहमदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इसके बीमारी के मरीज निकल रहे हैं। तो ये क्या है? इस देश की का जो प्रधानमंत्री है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को नमस्ते में करनाने में उसने इस बीमारी को पैदा किया। तो अभी आपको क्या लगता है, देश किस तरफ जा रहा है? ये संभलेगा या और ज्यादा हालात खराब हमें देखने होंगे? क्या आपकी अपनी क्या राय है आपकी? मेरा मानना यह है कि देश की आर्थिक स्थिति 70 साल में जो सारे राजनेताओं ने और सारी सत्ताओं ने पैसा बनाया था, उसको बर्बाद करने का काम इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वह सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है और एक सिस्टम इजाद किया है इसमें 1897 के कानून को लाकर, जो महामारी का कानून था, उसको लाके केंद्र में तानाशाह सरकार बनाने का काम भी यह उस आड़ में किया जा रहा है। और उसी से डर के सारी स्टेटें, जो कांग्रेस की भी सरकारें हैं, वो भी इनके आदेशों का पालन कर रही है। वह स्वतंत्र होके आम नागरिक की सेवा करे, यह बंधनकारक जो है धारा, इस सरकार ने कानूनी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तो आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्ष के राज्य हैं, उनको भी एक तरह से मजबूर कर दिया गया है? तो ऐसे में आगे क्या होगा? क्या हम वापस उस तरह की डेमोक्रेसी में, जहां सब लोग अपने खुल करके अपनी बात कह सकते हैं, क्या हमारी वो उधर वापसी होगी, या और ये डिक्टेटर वाले हालात में हम जकड़ते चले जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि या तो इस देश में तानाशाह आएगी, तानाशाही लाने का काम ये पिछले दरवाजे से किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, या सड़कों पर जो डेमोक्रेसी को, जो संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, जो जमात जो है, हिंदू जमात के जो लोग हैं, वह ये देख रहे हैं कि इसने तो इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है, किसानों के साथ इतनी समस्याओं को बढ़ा दिया है, गरीबों के साथ इतना अन्याय किया गया है, तो वह सब लोगों को एक जाजम पे आकर इसका विरोध करना चाहिए। यदि वो विरोध करने के लिए सारी पार्टियां एक जाजम पे आती है, तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार नहीं रहेगी। ये मेरा राजनीतिक आकलन है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहन धाकोनिया साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया। हम आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये बहुत ही तजर्बेकार सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने जो बात कही है
ये जो महामारी वाले कानून के बहाने तानाशाही लाने की बात कही है, और जो विपक्षी दलों के राज्य हैं, राज्य सरकारें जिनके पास है, उनको भी एक तरह से मजबूर कर दिया है। तो बहरहाल इस पर सभी को, पूरे देश के लोगों को संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हमारा जो संविधान, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी, बाकायदा वी द पीपल ऑफ इंडिया पर जोर दिया गया है, हम उस पर मुल्क को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें बहरहाल सभी को गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।